साइकिल बनाने वाले की तनख्वाह अच्छी भली है, मोटरसाइकिल बनाने वाले की तनख्वाह और ज्यादा है। जो कारें घूम रही हैं इनके बनाने वाले तकनीकी ज्ञान वालों का और तनख्वाह ज्यादा है। पर ये बताओ कि ये 3.5 हाथ का आदमी जो सारे संसार का सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, इसके निर्माण के टेक्नीशियन का क्या तनख्वाह है बोलो? कोई ट्रेनिंग है ना। एक बाप कॉलेज में जाके बच्चे से कह रहा था कि कॉलेज छोड़ दे पढ़ना बेटा, घर पे काम करना। तो उसने कहा कि हम कॉलेज नहीं छोड़ सकते। कहा पढ़ाई पढ़नी है तो तू कॉलेज में पढ़ और घर पर भी पढ़ाई कर। मैं तुझे कभी किताब नहीं देखने आज तक देख सका पढ़ते हुए, तो तू प्राध्यापकों को धोखा दे रहा है, हमें धोखा दे रहा है। बंगाल में मैं कार्यक्रम में था, शहीद मीनार मैदान में एक जुलूस आया। जुलूस में बड़े बड़े बैनर लगे थे। बंगाल तो बहुत ही जागरूक है, एक्टिव है। नारा लगाया जा रहा था। एक लड़का माइक पे कहता था बाबा जुल्मो, तो लोग कहता हो बेना, दादा जुल्मो हो बेना। थोड़ा थोड़ा बंगला मैं जानता हूं, समझता हूं, बोल नहीं सकता। वो कह रहे थे कि अब बाप लोगों का जुल्म बेटों पे नहीं होना चाहिए, अब पोतों पे दादा लोगों का जुल्म नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा यहां के बाप बेटों पे जुल्म करने लगे। तो मंत्री ने कहा सुनिए ना, परीक्षा चल रही है और जिसकी परीक्षा थी इंटरमीडिएट की, वो विद्यार्थी ताश खेल रहा था। पिता ने आके कहा तुमको शर्म नहीं आती है? घर की संपत्ति बेच बेच कर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, रोटी खाकर तुम्हें पुष्ट भोजन दे रहा हूं कि मेरा बेटा, इसकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी तो यह देश का सिरमौर बनेगा, पता नहीं कौन सा स्थान ग्रहण करेगा। तू कैसा निकम्मा है रे, क्या उधर एग्जामिनेशन की तैयारी करनी थी, तू ताश खेलने बैठ गया। लड़के ने ऐसे करके देखा, पिता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी आंख में आंख डाल के देखे। तड़प गया पिता, माथे पे हाथ मार के कहा मैं जानता मेरा निकम्मा बेटा ऐसा होगा तो मैं तो तुझे पैदा ही नहीं करता। लड़का खड़ा हो गया और कहा हमने कोई एप्लीकेशन दिया था? कहा अरे हमने पैदा करने के लिए तुम्हारे पास एप्लीकेशन भेजा था। अब बाप को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा बेटे के पास कि हम तुमको पैदा कर दें। पुत्र का मानी कितना महान होता, देखो तो पुत्र का मानी कितना महान होता है। दुनिया में पिता का स्थान कितना ऊंचा है। हर एक आदमी में प्रतिस्पर्धा होती है, हर एक आदमी में प्रतियोगिता की भावना होती है। वो सोचता है कि किसी भी दौड़ में, किसी भी रेस में हमसे आगे कोई न निकले। एक गुरुजी के 4 चेले यहां आते हैं तो सब अपनी कर्तव्यबाजी का प्रदर्शन करके जाते हैं। उनके पीछे यह भी होता है कि हमारे गुरुजी के बाद उत्तराधिकारी कौन बने यहाँ का, जिसको आज की भाषा में महंत कहते हैं। तो विषय वस्तु छोड़कर वो अपने पक्ष का ही समर्थन में सारा टाइम ले लेता है। ऐ मेरे भाइयों, एक ही है अभिभावक जिसको पिता कहते हैं। अगर वो पहलवान है और पहलवानी करता है तो समूचे जीवन तो वो दूसरों को गिराना जानता है कि पैर के नीचे इसको मिट्टी में डाल दो और बस विजय प्राप्त कर लो, वीर, परमवीर, महावीर की डिग्री ले लो। अखाड़ों में प्रतियोगिता होती है, लेकिन जिस दिन उसका बेटा पहलवान होकर और उसको पटक देता है तो उसको किसी तरह का क्षोभ नहीं होता। पिता का हृदय यह है, अगर बाप को भी अखाड़े में पटक दे तो वो पिता पुष्प की माला का, वाह बेटा मेरा बेटा ऐसा ही होना चाहिए था, हमसे आगे निकल गया। पिता को छोड़कर तुम्हारी उन्नति से हर्षित होने वाला दूसरी कोई हस्ती नहीं। माता तुम्हारे कर्तव्य परायणता को देखकर हर्षित होती है, खुशी मनाती है और जीवित
जीवित पुत्र ये क्या कहते हैं, जितिया करती है। जितिया करती है कि अगर कभी यहां क्या कहते हैं उस पर्व को जितिया करते हैं, और तो भाषा हम दोनों की एक ही है। जितिया करती है कि हमारे पुत्र के बराबर कोई ना हो, हमारा पुत्र सब में आगे निकल जाए, सारे प्रतिस्पर्धा में ये आगे निकल जाए, ये चुना जाए। कितने माता पिता का कितना हर्ष होता है जिसका लड़का किसी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सफल होता है, और प्रथमों में जो प्रथम आता है तो माता पिता कितना हर्षित होते हैं। तुम्हारी इस विजय से तुम्हारे मित्र उतने हर्षित नहीं होते, उनको लगता है कि इनकी जगह मैं हो जाता। लेकिन माता पिता भूखे रहकर बच्चे को खिलाकर स्वस्थ बनाते हैं, और जब ये स्वस्थ हो जाता है तो चल पड़ता है मनमानी तरंग में। इसमें गलती कुछ पिता माता की भी है। इसमें जितने लोग बैठे हैं, मैं तो गृहस्थी से रिटायर हो गया हूं, लेकिन आप सभी के सभी रिटायर नहीं हुए, सारे लोग गृहस्थी बैठे हैं ज्यादा अधिकांश। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जिन क्षणों को आपने जीवन का सुंदरतम पीरियड माना है, जिन क्षणों को आपने अति सुखकारी कहकर पुकारा है, जिन क्षणों की प्राप्ति जिसको नहीं होती है उनको बहुत आपने धिक्कारा है, उन क्षणों में आपके खिलवाड़ से आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। आप तो सोचते हैं बच्चा दूध पी गया सो गया, और आपकी ये गफलत बच्चे के निर्माण में बाधक बन जाती है। हमारे यहां शयन कक्ष होते थे अलग अलग सबके, अध्ययन कक्ष अलग होते थे। आज भी बड़े घरों में रीडिंग रूम अलग है और सोने का कमरा अलग है। एक विशेष कमरा होता था प्राचीन काल में, वो घर से थोड़ा अलग होता था, एक बना हुआ, उसके चारों तरफ कोई मकान नहीं, थोड़ा हट के मकान। उस मकान का नाम होता था कोप भवन। वो कौन सा भवन था? का वो लड़ाई करने का भवन था। पति पत्नी कभी विरोध में वार्तालाप करते करते इनका जब टेम्परेचर हाई होता था, आज भी हाई होता है, ये माताएं बैठी है ना, अगर इनका टेम्परेचर हाई हो जाए तो ये जितने बाबू लोग हैं इनका टेम्परेचर एकदम लो हो जाएगा। हम गृहस्थी से आए हैं, हमारा भी लेक्चर बाहर बाहर चलता। घर में हम भी प्रवेश करते थे गृहस्थी में तो सावधान होकर पैर की आवाज ना निकलनी चाहिए, कुछ बोल न जाऊं, बहुत अपने पर कंट्रोल करके जाते थे। और होम मिनिस्टर के सामने ऐसे खड़े होते थे, ये सब होम मिनिस्टर बैठी हैं यहां, ये सब जानती, ये घर की मालकीन है और इनके हाथों में सारा सृजन का काम है। अगर हम जैसे लोगों को सृजित किया तो इन लोगों ने सृजित किया। वो मेरे भाइयों, आज उनकी दुर्दशा देखकर मेरा कंठ बंद हो जाता। मैं कटिहार में आकर पूछने लगा, जाकर पूछताछ कार्यालय में कि कौन सी गाड़ी जाती है, कितने बजे जाती है। उसने कहा बाबा गाड़ी जाती ही नहीं है, लाइन बन रहा है। अब मेरे नीचे से धरती खिसकने लगी कि अब कटिहार से कैसे पहुंचे। फिर सोचा कटिहार से बस का भी कम्युनिकेशन एकदम है 5-5 मिनट पर। बस जहां रुकती थी वहां खड़े थे। बस जब आई तो मैंने देखा कि बस में भीतर क्या है ये बाहर के लटके हुए लोगों से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बाहर से ही अंदाजा लग गया कि भीतर की क्या दुर्दशा होगी। लेकिन जाना तो है ही, क्योंकि गुरुजी ने लिखा था उद्घाटन समारोह 2 बजे से शुरू हो जाएगा, और घड़ी में बज रहा था 12:30। प्रयत्न करके सबसे बड़ी बाधा ये होती है सफर में कि मेरी आदत बिगड़ चुकी है, मैं कई सामान लेके चलता हूं साथ में। सामान एक जगह रखता हूं तो ये पट से करता है, मैंने कहा ये टूटना चाहता है, तो 2 जगह डिवाइड किया कि किधर कर दूं एक इधर कर दूं। फिर भी लगा भारी है तो एक झोला और बना के पीठ पर ले लेता हूं,
फिर भी लगा कि ठीक नहीं हुआ तो एक में तुरंत व्यवहार की चीजें रखता हूं झोले में, वो हाथ में रखता हूं। एक हाथ हैंडल पकड़ने के लिए, ऊपर वाला बस में रोड पकड़ने के लिए खाली रखता हूं। 4 झोला लेके जब मैं चलता हुआ मुझे कोई देखता है तो आपस में कहते, अरे ये महात्मा है, ये महात्मा है कि बसहा बैल है, इसका एक अंग खाली है। वो कहता है महात्मा का कपड़ा पहने, कोई बनिया है, बनिया जाता है सौदा खरीदने बाजार से, तो इसमें ले लिया सब दवाई का टेबलेट सा कैप्सूल, इसमें ले लिया नून तेल हल्दी। इतने झोले उसके पास होते हैं कि 5 अंगुली में 5 झोला, 5 अंगुली में 5। अब घुसना मेरे लिए दूभर रहता है। क्या करें, युवकों की ओर बड़ी ही दयनीय दृष्टि से मैं देखता हूं। क्या है बाबा? हम के बेटा मेरी मदद करो। कहिए। अब जिससे मदद की मांग करता हूं तो उपेक्षा तो कोई करता है, लेकिन सब सहायता करते हैं। मैंने कहा बेटा इस झोला को ऊपर वाले पे रख दो। एक झोला गया, दूसरा झोला गया, तीसरा झोला गया, चौथा झोला गया। अब खड़े होने की जगह भी अच्छा से नहीं, एक पैर पे खड़ा आया मैं। कहां बीच में कहां पड़ा, इधर दाल कुलफाल, क्या ऐसा नाम बहुत होता है दूसरे तरह का, बंगला नुमा है, हाँ कुछ मिला ऐसा। तो वहां पर आकर दोनों पैर खड़ा करके मैंने ऐसे पकड़ लिया और झोले सब रखवा दिए, और बार बार देखता था इधर से उधर कि मेरे झोले पूर्व अवस्था में है कि नहीं। लेकिन मैंने देखा मेरी अवस्था पूर्व की अवस्था में झोले रखे हुए हैं, बढ़ता गया। अब एक युवक था, वो युवक मेरे कंधों पे हाथ रख के खड़ा हो गया। मैंने कहा देखो मैं बूढ़ा आदमी हूं, तो मैंने तो रोड पकड़ रखे हैं, और तू मेरे कंधों पे क्यों हाथ दे रहा है? मेरे सहारा बन तू, या कम से कम अपनी हाथ अपने रखे रोड पर। अब उसकी हरकत देख के मेरे को बहुत गुस्सा आया। सचमुच कहता हूं मैं आपसे, मैं थोड़ा सा तपाकी प्रकृति का आदमी।